हेलो स्टूडेंट्स। हम प्राचीन भारतीय इतिहास समसामयिक भारत के बारे में बात कर रहे थे। पहले वीडियो में हमने स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत अध्याय 1 इसके बारे में पढ़ा था और आपने देखा था कि स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत में अहिंसा के ऊपर हमने बातचीत की थी। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमारा दूसरा पॉइंट हम ले रहे हैं राष्ट्रीय एकीकरण। तो राष्ट्रीय एकीकरण तो राष्ट्रीय एकता स्वतंत्रता आंदोलन की बहुमूल्य विरासत है। राष्ट्रीय एकता व स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक माने जाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। एक के बिना दूसरे की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत को राजनीतिक व प्रशासनिक एकता प्रदान करने का श्रेय अंग्रेजी राज्य को है, किंतु साथ ही विभिन्न मतमतांतरों व प्रशासनिक सुधारों की ओट में उन्होंने राष्ट्रीय एकता को विखंडित भी किया। 1857 में हिंदू मुसलमान दोनों ने ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में भाग लिया, किंतु अंग्रेजों ने दोनों में फूट डाल दी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना के पश्चात मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास हुआ, जिससे भारत की राष्ट्रीय एकता को खतरा उत्पन्न हो गया। परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकीकरण की भावना बलवती हुई। स्वतंत्रता आंदोलन का एक शक्तिशाली माध्यम समाचार पत्र थे, जिनमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की मुख्य भूमिका रही। ये राष्ट्रीय एकता के वाहक बने। यद्यपि अंग्रेजों के कुत्सित प्रयासों ने सांप्रदायिकता के बीज बो दिए, किंतु कांग्रेस नेतृत्व के प्रयासों ने उन्हें पूर्णतः सफल नहीं होने दिया। जाति और संप्रदाय के विरुद्ध कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय भावना को जन्म दिया। जाति, नस्ल, संप्रदाय, भाषा, संस्कृति व रीति रिवाज पर आधारित मतभेदों को प्रारंभिक स्तर पर भी स्वतंत्रता सेनानियों ने उभरने नहीं दिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया, जो उच्च मानवीय गुणों और मानववाद का परिचायक है। देशी रियासतें स्वतंत्रता के पश्चात अपनी खुद की स्वतंत्रता बनाए रखना चाहती थी, किंतु आंदोलन के दौरान ही इस पर सहमति हो गई कि संपूर्ण भारत एक राजनीतिक संघ के रूप में प्रजातांत्रिक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र होगा। इसमें देशी रियासतों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। आज़ादी के पश्चात भी हमारी राष्ट्रीय एकता को चुनौती देने वाले तत्वों में क्षेत्रीय पृथकतावाद, सांप्रदायिकता, भाषा विवाद, पड़ोसी देशों की घुसपैठ आदि थे, जिसका मुकाबला राष्ट्रीय एकीकरण के मूल्यों से ही संभव हो सका है। दूसरा हम पॉइंट लेंगे। पहला इस पॉइंट हमारा था अहिंसा, दूसरा पॉइंट था हमारा राष्ट्रीय एकीकरण। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सांप्रदायिक सौहार्द। सांप्रदायिक सौहार्द मतलब धर्मनिरपेक्षता की भावना। स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ से ही धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से प्रेरित थी। इस आंदोलन का प्रमुख मंच कांग्रेस की स्थापना भी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही हुई। इसमें किसी भी संप्रदाय विशेष को कोई स्थान नहीं था। इस संगठन में सांप्रदायिकता के स्थान पर राष्ट्रीयता की भावना अधिक थी। 1931 के कराची अधिवेशन में कांग्रेस के मंच पर धर्मनिरपेक्षता के प्रति खुलकर प्रतिबद्धता घोषित की गई। एक प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया कि स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों को अपने धर्म को खुलकर मानने और उपासना करने की आज़ादी होगी। बिना किसी संप्रदाय, जाति व लिंग भेद के सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होंगे। सरकारी नौकरियां, पद, शक्ति, सम्मान एवं कोई भी व्यवसाय चुनने का अधिकार
स्वतंत्र अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त होगा। गांधी जी सभी धर्मों को समानता के बल देते थे। जवाहरलाल नेहरू भी सांप्रदायिक सद्भावना के प्रबल समर्थक थे। वे सांप्रदायिकता को फासीवाद का भारतीय अवतार मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन सशक्त धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत से इतना अधिक प्रेरित था कि भारत का सांप्रदायिक आधार पर बिना विभाजन हो जाने के उपरांत भी स्वतंत्र भारत ने धर्मनिरपेक्षता को अपने संविधान का मूलभूत स्तंभ बनाया। धर्मनिरपेक्षता आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हिंदू मुस्लिम या कोई भी जाति प्रथा को अपनाए बिना, कोई भी भेदभाव किए बिना हमारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता को अपनाया गया है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वह है सामाजिक समानता। सामाजिक समानता स्वतंत्रता आंदोलन की एक अनमोल विरासत रही है। भारत का अधिसंख्यक हिंदू समाज जातीय आधारों पर बटा हुआ है। ये जाति आधारित सामाजिक विभाजन उच्च और निम्न जातियों पर निर्भर था। आधुनिक शिक्षा, औद्योगिक विकास, रेल एवं सड़क यातायात की विकास, डाकतार व संचार साधनों का विकास, नए वर्गों का उदय इत्यादि ने जातीय आधारित समाज पर गहन प्रहार किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जाति प्रथा के कारण सामाजिक जड़ता की स्थिति थी। छुआछूत हिंदू समाज का सबसे बड़ा कलंक था। 19वीं सदी के समाज व धर्म सुधार आंदोलन ने जाति भेदभाव के विरुद्ध वातावरण उत्पन्न किया। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद आदि ने अस्पृश्यता के विरुद्ध खुलकर भर्त्सना की और इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प भी किया। गांधी जी ने इस दिशा में सबसे प्रभावशाली भूमिका निभाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पृश्यता हिंदू समाज व्यवस्था पर कलंक है और जितनी जल्दी हो सके यह कलंक मिटा देना चाहिए। कांग्रेसी नेता केवल सामाजिक स्तर पर ही नहीं अपितु आर्थिक स्तर पर भी समानता के पक्षधर थे। 1940 के पश्चात सामाजिक समानता का मुद्दा अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। भारतीय संविधान में जाति व्यवस्था को नकारते हुए छुआछूत को अमानवीय और गैर कानूनी करार दे दिया गया। इस प्रकार शिक्षा व सामाजिक चेतना के उदय, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रयासों से जहां नागरिकों ने स्वेच्छा से सामाजिक समानता को अपनाया, वहीं संविधान ने सामाजिक समानता को वैधानिक रूप प्रदान किया। ये स्पष्ट हो रहा है सामाजिक समानता क्या है। कोई ऊंच नीच नहीं, कोई जाति भेद नहीं, ये सब हमारे संविधान में अपनाया गया है। राष्ट्रीय एकीकरण, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समानता, ये सब चीज़ें हमारी विरासत है। किस चीज़ की? स्वतंत्रता आंदोलन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महिला उत्थान। महिला उत्थान के पॉइंट्स में हम देखेंगे क्या रही हमारे भारत में नारी की स्थिति। वह सदैव से ही शोषण का शिकार रही, क्योंकि हमारा जो भारत है, जो हमारा समाज है, वह पुरुष प्रधान समाज रहा है और ये पुरुष प्रधान समाज की वजह से ही वो उसकी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न हुई और उसका जो सार्वजनिक जीवन में उसकी भूमिका, नारी की जो भूमिका है, नगण्य रही। किंतु महिला उत्थान व उसकी राष्ट्रीय जीवन में भागीदारी स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत के रूप में प्राप्त हुई और इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। कन्या वध को गैर कानून दिलाना उनकी बहुत बड़ी सफलता थी। इसी प्रकार सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन करने के साथ साथ हमारे समाज में महिला शिक्षा पर भी जोर दिया गया। गांधी जी भी चाहते थे कि महिला पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त करे। उनका मानना था कि यदि स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो स्त्री और पुरुष दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। ये था हमारे महिला उत्थान के ऊपर चर्चा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र, जनता का शासन।
तो हमारा जो प्रजातंत्र है, स्वतंत्र आंदोलन इसी पर आधारित था। और कांग्रेस की जो हमारी कार्य पद्धति थी वो भी प्रजातांत्रिक सिद्धांतों व व्यवहार द्वारा ही संचालित होती थी। निर्णय बहुमत के आधार पर किए जाते थे। नागरिक अधिकारों का मुद्दा भी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रमुख था। इस दिशा में समाचार पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने विचारों को स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया। ये था हमारा लोकतंत्र। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है आत्मनिर्भरता। नाम से स्पष्ट हो रहा है, आत्मनिर्भरता मतलब कोई भी देश या हम स्वयं अपने ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहें, वो कहलाता है आत्मनिर्भरता। तो इस आंदोलन के दौरान स्वदेशी विचारधारा का उदय हुआ और ये स्वदेशी विचारधारा आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम था। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही भारत में आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास किया। स्वदेशी आंदोलन ने स्वदेशी पूंजी, स्वदेशी उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया और स्पष्ट हुआ कि ये अपने आत्मनिर्भरता के सिद्धांत को ये सफल करेगा। विदेशी उद्योग, विदेशी पूंजी, विदेशी कंपनियों का विरोध, ये सब क्या है? स्वदेशी का समर्थन। इन सब से स्पष्ट हो रहा है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता का सिद्धांत नए आत्मनिर्भर स्वतंत्र भारत के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इस प्रकार ये हमारा अंतिम पॉइंट था, हमारे स्वतंत्र आंदोलन की विरासत। ये आज लेसन पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा। धन्यवाद।